फार्मेसी का प्रिंसिपल प्राचार्य इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं मालेगांव की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर से यूट्यूब चैनल को दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मैंने ये महसूस किया कि जब पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह आना बंद हो गए थे, तो ऐसे दौरान में, ऐसे वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया कि हमारे घर तक के, हम तक के कोरोना के ताल्लुक़ से जो मालूमात है या कोरोना के ताल्लुक़ से जो ख़बरें हैं वो पहुंचाई है। तो रियली में मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आप तमाम लोगों को कि आपने आपका काम बड़ा ईमानदाराना तौर पे किया और एक हकीकत वाली ख़बर को लोगों तक पहुँचाते रहे और लोगों को इसके बारे में, एहतियात के बारे में, कोरोना के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते रहे। दूसरी बात, मैं मालेगांव के तमाम ही लोगों को मुबारकबाद इस सिलसिले में देना चाहूँगा कि उन्होंने लॉकडाउन का एक अच्छा इस्तेमाल किया। लॉकडाउन का खुल के इस्तेमाल करने का ही नतीजा ये है कि मालेगांव की तारीफ बाहर भी हो रही है कि मालेगांव एक अपना अच्छा पैटर्न कायम किया है और हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो लोग मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश किया करते थे, आज वो खामोश है। तो इसका सबका श्रेय जाता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया है और लोगों के दिलो दिमाग में बात बैठाई है कि कोरोना से कैसा एहतियात करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम में से कुछ लोग इतने बेफिक्र हो गए हैं, वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, हम फ्री हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। ये इस मामले के अंदर हम ना पड़े कि भाई हम लोग 100% कोरोना इस बीमारी से फ्री हो गए हैं या दूर हो गए हैं, यार मालेगांव इससे पूरी तरह पाक हो गया है। ये एक ऐसी बीमारी है, इसका एहतियात करना ज़रूरी है। ज़ाती तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना का चाहे लॉकडाउन ख़त्म हो ना हो, लेकिन कम से कम 2 या 3 साल हम सभी को बहुत एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। और अगर हम एहतियात का साथ अगर छोड़ते हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, जो रूल रेगुलेशन कोरोना के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट बतला रही है, डॉक्टर साहिबान बतला रहे हैं, या पढ़े लिखे हजरात बतला रहे हैं, जो आपके माध्यम से फैलाई जा रही है बात, उस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हो सकता है ये बीमारी जो है हमको दोबारा जकड़ ले। तो हम लोग मुतमईन ना हो। मैं अपील करना चाहूँगा तमाम मालेगांव वासियों से कि हम मुतमईन ना हो कि कोरोना हमारे बीच से चले गया है या दोबारा नहीं आएंगे या पेशेंट बहुत कम हो गए। हम खुशी का इजहार ना करें और पाबंदियों को ना तोड़ें। अब रही बात कोरोना के ताल्लुक़ से, तो जैसे मैंने कहा हूँ कि 2 या 3 साल हमको इस मामले में बाकायदगी से एहतियात करना है, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बना लेना है कि कभी भी कोरोना आ जाए तो हमारी बॉडी उसका मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे। क्योंकि अगर एक भी पेशेंट होता है तो फिर उसके बदले में कई पेशेंट अपने आप होते चले जाएंगे और ये बीमारी हमको फिर जकड़ लेंगी। मालेगांव के अंदर बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंस है, हम करीब करीब रहते हैं, हमारे मकान छोटे हैं, हमारे यहाँ तालीम के एतबार से लोग बहुत कम है, या बहुत जो बात बतलाई जाती है उसके ऊपर हम लोग यकीन करना पसंद नहीं करते हैं, बात मानते नहीं। मैंने कई बार ऐसे सुना हो कि कोरोना कुछ भी नहीं है, साफ इनकार ही कर देते हैं कि तमाम चीज़ दिखावे की है, लोग यूं ही बातें बना रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हमको सुनने का मौका मिलता है तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम लोग डॉक्टरों के बात पे यकीन ना करें, फार्मासिस्ट की बात पे यकीन ना करें, अच्छे लोग जो बतला रहे हैं या आप लोग जो मैसेज कलेक्ट करके हम तक के पहुंचा रहे हैं, उस बात पे अगर हम यकीन ना करें तो बड़ा अफसोस का मुकाम है। तो बहरहाल हमको कोरोना के ताल्लुक़ से बहुत एहतियात के साथ काम करना है, इसको अपना एक लाइफ का हिस्सा मानते हुए एहतियात बरतनी है। और जब तक एहतियात नहीं रहेंगे तो ये बीमारी हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। रही अब कोरोना के ताल्लुक़ से मैं यहाँ चलते चलते कुछ बात आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। कोरोना ये वायरस है। वायरस जो होता है ना, बैक्टीरिया, फंगाई, जो जरासीम है, उससे भी छोटा होता है। इसमें 2 किस्म के वायरस होते हैं। एक डीएनए वायरस कहते हैं जिसके अंदर डीएनए होता है, दूसरा एक आरएनए वायरस जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी जिस्म में जाने के बाद 1 से 2, 2 से 4 ऐसे हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी पैदा होती है। तो ये कोरोना जो वायरस है ये एक सेल जैसा कहना चाहिए वो होता है। उसके आसपास जो बॉल नुमा होता है, उसके आसपास फैट जिसको कहते हैं चर्बी,
उसकी परत होती है। और हम लोग को बार बार ये भी कहा जाता है कि आप साबुन से बार बार हाथ धो, अच्छी तरह हाथ धो, 20 सेकंड तक के हाथ धो। तो उसका मतलब ये है कि उसकी वजह से वो वायरस की वाल फट जाती है और वो बिखर जाता है, टूट जाता है, तो वो इनएक्टिव बन जाता है, वो काम का नहीं रहता है, मतलब वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता है। तो बहरहाल ये वायरस 2 किस्म के होते हैं और इनका एहतियाती इसकी दवा है। ये एक भी बात मैं यहाँ क्लियर कहना चाहूँ, एज ए फार्मासिस्ट, मैं फार्मासिस्ट हूँ, एम.फार्म PhD, इसी दवाइयों के ऊपर मेरा काम है। वायरस के ऊपर कोई ख़ास दवा अभी तक के नहीं आई, सिर्फ इसका वैक्सीन होता है और ख़ासतौर कोरोना का तो वैक्सीन भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो जितनी दवाई दी जाती है वो एहतियात के तौर पे, पैरासीटामॉल दिया जाता है बुखार के लिए, गले के खराश के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है, निमोनिया वगैरह फेफड़ों की के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है। लेकिन पर्टिकुलर कोरोना वायरस को मारने के लिए अगर कहा जाए, जैसे कोई दवा, ऐसी दवा नहीं है। जैसे टाइफाइड के लिए बाकायदा एंटीबायोटिक है, फला एंटीबायोटिक आप दे देंगे, टाइफाइड का फीवर ख़त्म हो जाएगा। टीबी के लिए ख़ास एंटीबायोटिक है, टीबी के जरासीम वो एंटीबायोटिक जिस्म में जाती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है और उसके बाद वो टीबी की बीमारी को दूर करती है। उसी तरह ये वायरस, कोरोना वायरस का तो वैक्सीन नहीं है, ना कोई ख़ास इसके लिए दवा है। जितनी दवाइयाँ बतलाई जाती है या जितनी दवाइयाँ हमको डॉक्टर बार बार कह रहा है, ये आप लोगों ने बताया है, मैं तो तारीफ़ करूँगा हमारे आपकी यूट्यूब चैनल को और सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इतनी भरपूर मालूमात मालेगांव वासियों को दे दी है जो काबिल तारीफ़ है। और मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग मालेगांव की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक तारीफ़ ये भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना जो रोल अदा किया है अवेयरनेस क्रिएट करने का, उसकी वजह से बीमारी पे भी कंट्रोल हुआ है। क्योंकि ये बीमारी के अंदर अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस क्रिएट पैदा करना ये आपने काम किया है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि दवाइयाँ इसकी नहीं हैं, तो फिर किस तरह इस वायरस से बचा जाए। तो बचने का तरीका यही है कि हम लोग साफ़ सफाई पे ध्यान दिए जाए। एक दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू में कहते हैं, मेरा मीडियम उर्दू नहीं है इस लिहाजा मैं इस चीज़ को उर्दू में ख़ास तौर से क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी के ने इम्यूनिटी कहते हैं, हम भी बार बार सुन रहे हैं इम्यूनिटी। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी या बॉडी की जो शक्ति है वो स्ट्रांग रहेंगे तो अपने आप ये वायरस को मार देंगे। कई वायरस इस वक्त दुनिया में घूम रहे हैं, हमारे पास है। कुदरत ने ऐसा निज़ाम हमारा बनाया है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी दी है, हमें पता भी नहीं चलता है। वायरस आता है, हमारे जिस्म में जाता है, हमारी इम्यूनिटी की वजह से वो खुद ही फाइट कर लेती है और अपने आप ही वो वायरस मर जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, या उसका जितना पीरियड होता है उतने पीरियड तक वो ज़िंदा रहता है, उसके बाद अपने आप ही मर जाता है। उसी तरह कोरोना वायरस का भी अब बस हमारी इम्यूनिटी की तरफ हमें ध्यान देना। एक ख़ास बात यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि खौफ नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम लोग डर की वजह से, पिछले दिनों मालेगांव के अंदर काफ़ी मौत हुई है, उसकी कई वजह हो सकती है, आप भी जानते हैं, लेकिन उसमें से एक वजह ये है डर और खौफ। डर और खौफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ज़हनी परेशानी की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और इंसान को सांस लेने के अंदर तकलीफ़ होती है, हार्ट का प्रॉब्लम्स होता है। और अगर वो इंसान जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई डायबिटीज़ वाला हो, कोई दिल की बीमारी वाला हो, या कोई किडनी की बीमारी वाला हो, या किसी को टाइफाइड है, तो हमने अक्सर सुने हैं जिन लोगों के इंतकाल हुए हैं वो अक्सर लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से जुड़े हुए थे, अक्सर लोग कहीं ना कहीं दिल की बीमारियों से जुड़े हुए थे, अक्सर लोग कहीं ना कहीं लंबी बीमारियों से जुड़े हुए थे, टीबी से वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको इम्यूनिटी के तरफ, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए डॉक्टर लोग जो हिदायत देते हैं या जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ ख़ास तौर पर ख्याल रख रहे हैं कि अब ऐसी ग़िज़ा खाओ जिससे हमारी इम्यूनिटी में इजाफ़ा हो, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। और जिस भी इंसान की इम्यूनिटी मजबूत रहनी चाहिए, वो दिखने में ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो मोटा होना चाहिए, बल्कि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी मजबूत रहे कि जो भी जरासीम अंदर आ जाए बॉडी उसको फाइट कर सके और उस जरासीम को, उस वायरस को वो मार सके। मतलब हमारी फ़ौज मजबूत होनी चाहिए जिस्म के अंदर की फ़ौज। अब ये जिस्म के अंदर की फ़ौज को कैसा मजबूत किया जाए, ये मसला है। हमारी कम्युनिटी बस इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है, हमारी कम्युनिटी खान पान के ऊपर ध्यान नहीं देती है, हमारी कम्युनिटी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देती है, नींद बेहद ज़रूरी है, हमारी कम्युनिटी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देती है, फजूल
जो है ग़िज़ा हम लोग ज़्यादा खाते हैं और जो ज़रूरी ग़िज़ा उसको हम अवॉइड करते हैं। हम लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो हमारे ज़बान को अच्छी लगती है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो वाली ऐसा नहीं। ज़बान को मैं तो ये कहूँगा कि जो चीज़ें ज़बान के लिए मुफीद है वो सेहत के लिए कई बार मुज़िर हो सकती है करके, जो ज़बान को अच्छी लगती है वो सेहत के लिए ख़राब भी हो सकती है, और जो हमको कड़वी लगती है वो सेहत के लिए अच्छी भी हो सकती है। लिहाजा हमारा ये मानना है कि हम ग़िज़ा बैलेंस डाइट खाएं, कोशिश करें कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत रहे। तो कोरोना या इसके जैसे कोई भी वायरस, ये वक्तन फ़क्तन वैसा वायरस आते रहते हैं। इवन अब कोरोना की बात छोड़ दीजिए, मैं कहूँ आप टीबी के मरीज़ के साथ बैठे हुए हैं, आपको भी टीबी के मरीज़ वो बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है और आपको टीबी हो सकती है। आपको टीबी जब नहीं होंगी, जब आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, खुद ही मार लेंगे। हम कहाँ तक के सब चीज़ का एहतियात करते बैठे, हमें पता नहीं। जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बात कर रहा हूँ, अब मैं कैरियर हूँ नहीं हूँ, मेरे से कोई कोरोना वायरस आप तक चाहे आपको मालूम नहीं है, ये तमाम चीज़। तो इसके लिए ज़रूरी है बॉडी की इम्यूनिटी। तो एक चीज़ मैं ये भी आपको ये कहना चाहूँगा, बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने की कोशिश करें, और ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हेल्थ को संभाल के रखना ये हमारे लिए ज़रूरी है। कि हेल्दी मोमिन कहते हैं कि जो बीमार मोमिन से बेहतर होता है, और अल्लाह ने ये हमारी जो जान है जन्नत के एवज़ में ख़रीद ली है। लिहाजा हम अपने मन से सुसाइड नहीं कर सकते, अपनी इच्छा अनुसार हम सुसाइड या आत्महत्या नहीं कर सकते। तो हम एहतियात नहीं करेंगे तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सुसाइड जैसा ही हो जाएंगे। तो हमको कोरोना वायरस के जितने एहतियात है वो करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं उसके लिए एहतियात, तो यूँ समझिए हम अपनी जान को जोखिम में जा रहे हैं, और हमको कोई हक नहीं है अपनी जान को जानबूझ के जोखिम के अंदर डालना या कोई नुकसान पहुँचाना। हम यूँ मतलब जिस्म के अंदर कोई खरोच भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, कि हमारा जिस्म है कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। लिहाजा हमारे जिस्म की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना, इम्यूनिटी को कायम रखना, इम्यूनिटी को मजबूत रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और अक्लमंदी की निशानी यही है कि ये हमारी सेहत के हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब इम्यूनिटी के ताल्लुक से मैं कहूँ कई इम्यूनिटी रहती है कुदरती तौर पर, जो आपको फैमिली की तरफ से आती है, हेरिडिटी की तरफ से आती है, या एक बीमारी होने के बाद दोबारा हो जाता है। चेचक पहले ज़माने में सुने थे, एक बार किसी को चेचक होगा तो दोबारा चेचक नहीं होता। कहने का मतलब उसकी इम्यूनिटी में वो चीज़ आ गई है, अब दोबारा उसको चेचक नहीं होगा। तो बहरहाल इम्यूनिटी के अंदर हम लोग बैलेंस डाइट खाएं। एक दूसरा हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है, हमारा हाजमा है, उसको अच्छी तरह से रखें, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम लोग गलत सलत खाना खाएंगे या ऑयली खाना खाएंगे या बाज़ारों का खाना खाएंगे तो हमारे डाइजेशन पर असरात होंगे, और दिखती बात है कि हमारा मतलब हाजमा ख़राब होगा, इम्यूनिटी पे असर होगा। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं बोलना चाहिए। ये दवाइयाँ जो हमारे ग़िज़ाओं के अंदर है, हमारी ग़िज़ा भी एक नथिंग बट दवाइयाँ जैसी है, तो हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम लोग नींबू, विटामिन सी, आपने अक्सर सुना होगा कि दवाखानों के अंदर विटामिन सी की गोलियाँ दी जा रही है, कैल्शियम की गोलियां दी जा रही है, बुखार के लिए पैरासिटामॉल दिया जा रहा है। ये सब आमतौर पे ये दवाइयाँ कोरोना के पेशेंट को बार बार लोग दे रहे हैं। और आखिरी दर्जे में सांस लेने में तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर लगा लेते हैं। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अल्लाह का एहसान करम है, फ्री के अंदर जो ऑक्सीजन अल्लाह में अता फरमा रहा है, आखिरी में फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है, उसमें लिक्विड जमा हो जाता है, इसलिए हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए वेंटिलेटर लगा दिया जाता है कि ताकि हमको सांस लेने में मदद हो। लेकिन हम उस दर्जे तक के जान ही नहीं देना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी रही तो जरासीम वायरस वहाँ तक के दर्जे तक के पहुँचेंगे नहीं कि आपके फेफड़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। उसके पहले ही हमने उसको बर्बाद करना चाहिए, हमारी बॉडी ने उससे पहले ही उसको बर्बाद कर देना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, ख़ास तौर से नींबू, जाम, उसके अलावा संतरा, मौसम्बी, ये तमाम चीज़ों के अंदर भरपूर अल्लाह ने विटामिन सी दिया है। अगर ये चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। ये दूसरी बात है कैल्शियम, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल किया जाए, दही का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दही खाने की वजह से हमारे जिस्म पे जो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया है, हमारे कई बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी है जो हमारे फेवर में काम करते हैं, तो वो उनको भी ताकत मिलनी चाहिए। तो दही की वजह से वगैरह ताकत मिलती है और वो फिर वो वाले वायरस से लड़ सकते हैं। तो बहरहाल तो दही का हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूध, कैल्शियम आपको मिलेगा। और रात में ख़ास तौर से सोने पे सुहागा हो जाएंगे अगर दूध में हम हल्दी मिला के पी ली जाए। हल्दी बहुत ही बेहतरीन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जिसका हम भरपूर इस्तेमाल हमारे घरों में तो होता ही है मसालों के रूप में छोटा छोटा, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि हल्दी का इस्तेमाल हमारे किचन के अंदर हमारी माँ बहनों ने भरपूर करना चाहिए। हर खाने के अंदर हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हम सफ़ेद चावल बनाते हैं उसको येलो कर ले हल्दी के ज़रिए,
तो ये हल्दी का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये इस्तेमाल करें, दूध में मिला के हल्दी पी सकते हो। उसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम सूरज की किरणों के बीच में मॉर्निंग के अंदर रहें। हम लोग अक्सर ये हो रहा है एसी में बैठते हैं, जबकि कहा जाता है ठंडी चीज़ों की वजह से, फ्रीज की वजह से नुकसान है, फ्रीज का, एसी का नुकसान है, लेकिन हम इस चीज़ को लग्जरियस समझते हैं और इसको इस्तेमाल कर अपनी शान समझते हैं, जबकि पसीना निकलना, गर्मी, ये कोरोना वायरस को दूर करने के अंदर मदद कर सकते हैं। इसलिए आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि गर्म पेय पियो करके, काढ़ा पियो, गर्म चाय बार बार पियो, उसके अंदर अदरक डाल के पियो, उसके अंदर लौंग को बारीक करके पियो, उसके अंदर दालचीनी को बारीक डाल के पियो। ये क्यों कहा जाता है? ये तमाम चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इससे वो वायरस ख़त्म हो जाता है। वायरस की जो दीवार है, आप उसके ऊपर गर्म पानी अगर डालेंगे तो वो भस्म हो जाती है, आप उसके ऊपर साबुन का लेप लगाएंगे तो वो भस्म हो जाती है, वो वायरस टूट जाता है, बिखर जाता है, टुकड़े हो जाता है। तो लिहाजा मतलब हमारा काम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, सही वक्त पे खाना खाएं और दूसरा नींद भरपूर लें। अक्सर हम ये होता है कि जो वक्त हमारा नींद का है, जो हमको बॉडी को आराम देने, जो बॉडी मतलब इम्यूनिटी का जो मैक्सिमम वक्त है बॉडी को में रिकवर करने यार, वो रात का वक्त होता है। लेकिन अफसोस का मुकाम हमारे मालेगांव में ये है कि हमारे लिए रात दिन है और दिन रात है, तो इसके असरात मानो ना मानो हमारी इम्यूनिटी पे भी होते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी होते हैं। कहा जाता है कि 10:30 के बाद या 10 के बाद सोना बेहद ज़रूरी है, 11 के बाद, क्योंकि वो वक्त हमारी बॉडी पूरी आराम चाहती है, उसके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी होती है, बॉडी तैयार होती है रात भर के अंदर। जो हमारा दिन भर का काम था वो ब्रेक डाउन होता है, रात में तैयार होते, फिर मॉर्निंग के अंदर फ्रेश होकर उठते हैं और फिर अपने काम से लगते हैं। तो बहरहाल नींद का पूरा होना, दूसरा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो इसकी वजह से भी इम्यूनिटी के पास असरात होते हैं। तो हमारा काम है पानी का अच्छा इस्तेमाल किए, ज़्यादा इस्तेमाल किए, कोल्ड ड्रिंक का कम से कम इस्तेमाल किए, फ्रीज़ की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ ठंडी जो चीज़ें हैं वो कोरोना वायरस को बढ़ाने के अंदर मदद करती है। जितनी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हो जाएंगे, यानी खाने के बाद अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर अदरक डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है। ठंडी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा फ़िज़िकल चीज़ जो है वो वाली चीज़ हम लोगों ने करना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं। मैं उसको ये कहूँगा फिज़िकल डिस्टेंसिंग, कि ये जो माहौल चल रहा है, हम आने वाले 2 सालों तक के हर मामले के अंदर अपने आप को कोशिश करें कि हम भीड़ से दूर रहें, एक बहुत किसी से करीब ना रहे। दूसरी बात है ये जो हाथों का इस्तेमाल हम बार बार अपने मुंह को लगाने के लिए लगा लेते हैं या नाक को लगा लेते हैं, तो ऐसी आदत डालें कि हमारा हाथ हमारे चेहरे तक के ना जाए। ये अगर हमको छींक आए, ये हमको डकार आ जाए या कोई ऐसा ये हवा बाहर ऐसी निकले है जो हमारे मुंह से निकलती है, तो बहरहाल हम नैपकिन का इस्तेमाल करें, दस्तियों का या मास्क का इस्तेमाल करें, या कम से कम उसको अपना कोनी के ज़रिए रोके हमारी छींक को। ये बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कम से कम 1 मीटर हम लोग दूर रहे। अगर हमको खांसी है या अगर हमको गले में खराश है तो हम खुद एहतियात करें। मैं तो ये कहता हूँ ये इतना ज़रूरी होगा कि मस्जिदों के अंदर भी मैं तो ये चाहूँ कि मस्जिदों में बाकायदा ये बोर्ड लगने चाहिए कि अगर आपको खांसी है या आपके घर के अंदर किसी का गला खराश है या खांसी है या बुखार आ रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है छाते में कोई तकलीफ़ है, तो आप खुद ही मस्जिद में ना जाएँ। ये एक सवाब का काम हो जाएगा कि आप अपने भाई को इस बीमारी से बचा। हो सकता है आपको ये जरासीम आ गया हो तो आप एहतियात बरतें। वहाँ पे भी मस्जिद के अंदर भी तमाम चीज़ होनी चाहिए कि अक्सर जो हमारे बुजुर्गान दिन यहाँ पे मालेगांव में भी कह रहे हैं कि वज़ू घर से बना के जाइए या जनाज़ा अपने साथ में लेके जाइए या वहाँ की जनाज़ा को उठा के रख दीजिए। ये तमाम चीज़ के अंदर ज़्यादा देर तक है वहाँ नहीं बैठिए। तो इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि मेरी वजह से मेरे कलमा को भाई को तकलीफ़ ना हो, उसके हेल्थ के ऊपर कोई असर ना आए। और मैं ये समझती हूँ सवाब का मुद्दा है
इस सवाब की बात है कि हम किसी को बीमारी से बचा रहे हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि हम कैरियर हैं। ये तो मैं ये कह रहा था। और अपना सफाई का ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। जैसे वज़ू हम लोग बार बार करते हैं, तो मैं कहता हूँ 5 टाइम वज़ू करते हैं, तो 5 टाइम हमारे एक आदत बन गई है वज़ू करने की, हम घर में भी वज़ू करके जाते हैं, तो साबुन वहीं रख लीजिए आप, ऐसा साबुन वाला जिससे भरपूर फेस निकलता हो, फोम निकलता हो, तो उसको अच्छी तरह 20-25 सेकंड तक या हाथ को पूरे पीछे हिस्से को भी, जिस तरह बोलते हैं उंगलियों का खला करना, बार बार इस्लाम के अंदर जो तरीका हाथ धोने का बतलाया गया है उसके ऊपर अमल करिए, तो मैं समझ से बेहतर है। बाहर निकले, हमको गवर्नमेंट कहती है, पुलिस वाले कहते हैं कि मास्क लगाओ, नहीं तो फ़ाइन इम्पोज कर देंगे, लगा देंगे, फ़ाइन लगा देंगे। हम उनके डर के हमारे मास्क लगाते हैं। मैं समझ नहीं, हमने अपनी आदत बना देना चाहिए कम से कम 2 साल के लिए, कि हमारे ख़वातीन तो ज़्यादातर ये मास्क का इस्तेमाल करती है, लेकिन आदमी इस मामले के अंदर भूल जाता है। तो हम लोग अपने मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और दूसरा इम्यूनिटी को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो ना करें। उसके अंदर एक सिगार है, गुटखा है, या कोई नशीली दवाएं है। जैसा कई बार हमने सुना है मालेगांव के अंदर कुत्ता गुल्ली के नाम से बहुत बात हम सुनते हैं, वो कितने नुकसान हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हो रहे हैं, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम इससे एहतियात नहीं बरत रहे हैं। ये कि मेरी बीइंग ए फार्मेसी होने के नाते मेरी अपनी जिम्मेदारी ये बात मैं बतलाऊँ, और मैं तो ये अपील भी करना चाहूँगा मेरे तमाम फार्मासिस्ट कलीग से, दोस्तों से जिनके मेडिकल है, जो दवाइयों का लेन देन करते हैं, तो इस चीज़ का एहतियात बरतें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी गोलियाँ उनको देना जो कुत्ता गोली के नाम से जो नशा चढ़ता है, उनको आदी बना देती है। इससे माशरे का नुकसान हो रहा है, इससे कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, उनको पता नहीं है बेचारों को। ये हमारा जिम्मेदारी होती है, हम पढ़े लिखे हैं, हम सिर्फ पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी को ना बर्बाद करें। ये हमारा भी कोई इथिक्स होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, कुछ अखलाकियत होना चाहिए, नहीं तो इसके हम गुनाहगार होंगे। हमारे कलमा गो भाई के साथ हम लोगों ने गलत किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मती के साथ गलत किया। तो हमारे दिल में एक एहसास होना चाहिए कि कल को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गिरेबान ना पकड़ ले कि मेरे उम्मती को तूने ये गोली दे के ये नुकसान पहुँचाया था, कि बड़ी पकड़ वाली और बहुत फ़िक्र वाली बात है। लिहाजा हमको चीज़ का एहतियात करना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि 5 टाइम हम वज़ू करते हैं, तो 5 टाइम साबुन का इस्तेमाल करें, यानी हाथ धो ले, चेहरा साबुन से धो ले, फिर उसके बाद ऐसे एक आदत ही बना ले। बच्चों की भी एक आदत ही हो जानी चाहिए कि वज़ू करें तो साबुन का इस्तेमाल करें। हम मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पे हम दूसरे का टॉयल यूज़ कर लेते हैं, हमारा काम है वो उसका भी बंद करें, वो टॉवेल भी नहीं करेंगे तो हम अपना टॉवेल यूज़ करो, नहीं तो छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं हमने चेहरों को हाथ लगाने की, दोबारा धोने के बाद हमने चेहरों को दोबारा हाथ लगाने की। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ एहतियात है। आखिर में ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से हमने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, और बुज़ुर्गों की भी जिम्मेदारी है कि 60-65 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो भीड़ भाड़ से दूर रहे, सिगार से दूर रहे, बीड़ियों गुटखा और तमाम चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उम्र के एतबार से कमज़ोर हो जाती है। और हम चाहेंगे हमारे बुज़ुर्ग हमारे सर पर सलामत रहे, हम नहीं चाहेंगे कोरोना का शिकार वो हो और हमारा सरपरस्त या हमारे सर का जो बुज़ुर्ग है वो निकल जाए। दूसरी बात है बच्चों की भी जिम्मेदारी, वो नादान होते हमारी अपनी है। मस्जिदों के अंदर 10 साल से कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चों को ना लेके जाएं, उनके ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि उनको भी ये बीमारी आसानी से वो हो सकती है। वो उससे डेथ नहीं होंगे लेकिन वो कैरियर बन जाएंगे। तो लिहाजा हमने देखा है हमारे ये उम्र के लोग ज़्यादा इंतकाल करें पिछले दिनों, अगर आप जानते होंगे तो उनकी उम्रें सब यही थी कि 55 साल के ऊपर और 65 साल के आसपास के लोग ज़्यादातर इंतकाल कर गए। तो बहरहाल कोरोना के बारे में बेफिक्र ना रहे। एक बार है कोरोना की दवा, ये वैक्सीन अभी तक के नहीं आई है, तो लिहाजा हम लोग एहतियात ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। एहतियात करें, जैसा मैंने कहा हूँ, आपकी मीडिया बार बार बतलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त जहन के अंदर नहीं है, लेकिन मीडिया बार बार बतलाता है। आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने देखा है कि क्या एहतियात करना चाहिए। तो तमाम चीज़ों से अगर हम बचेंगे, एहतियात करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कोरोना से मुकाबला हम लोग कर सकते हैं।